अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोएगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में कोएगुलेशन डिसऑर्डर में जो 3 मेन डिसऑर्डर है, वोन वेलबेंट डिजीज़, हेमोफीलिया ए एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं वोन वेलबेंट डिजीज़ से। वोन वेलबेंट डिजीज़ एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसमें वोन वेलबेंट फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से या इसकी डिक्रीज एक्टिविटी की वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो वोन वेलबेंट फैक्टर है ये कोएगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, लेकिन जब इसकी डिफिशियंसी आ जाती है या इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो माइनर इंजरी या ट्रामा की वजह से भी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग हो जाती है। ये जो वोन वेलबेंट डिजीज़ है ये मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। जब भी एंडोथेलियम की इंजरी होती है तो नॉर्मली ये वोन वेलबेंट फैक्टर प्लेटलेट्स को उस एक्सपोज एंडोथेलियम तक लेके आता है और प्लेटलेट्स जो है वो इस एक्सपोज एंडोथेलियम के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर इसके बाद प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड कर देता है। इसके अलावा ये फैक्टर 8 के साथ भी बाइंड होता है और इसे सर्कुलेशन में डिस्ट्रक्शन से बचा लेता है। मीन्स ये फैक्टर 8 की भी प्रोटेक्शन करा लेता है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो वोन वेलबेंट फैक्टर है ये एक तो प्लेटलेट ग्लू की तरह वर्क करता है, मीन्स प्लेटलेट को आपस में बाइंड कर देता है। इसके अलावा ये फैक्टर 8 के लिए प्लाज्मा कैरियर की तरह भी वर्क करता है। तो इन प्लेटलेट्स की एडिशन की वजह से और फैक्टर 8 की प्रोटेक्शन की वजह से ये कोएगुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो इस वजह से जब भी डिफिशियंसी इसकी आ जाती है तो लार्ज अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाती है। जब भी इस वोन वेलबेंट फैक्टर की डिफिशियंसी आ जाती है तो एज अ रिजल्ट फैक्टर 8 का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन में इस फैक्टर 8 की फिर डिजनरेशन हो जाती है। इसके साथ साथ डिस्फंक्शनल प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, मींस प्लेटलेट का जो काउंट है वो नॉर्मल होता है लेकिन प्लेटलेट्स अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोएगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एज ए रिजल्ट माइनर ट्रामा के रिजल्ट में लार्ज अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाती है। ये जो वोन वेलबेंट डिजीज़ है इसकी 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये नियरली 70% केसेस में प्रेजेंट होती हैं। टाइप 2 भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये 25% केसेस में प्रेजेंट होती हैं। टाइप 3 ऑटोसोमल रिसेसिव है लेकिन ये सिर्फ 5% केसेस में प्रेजेंट होती हैं और ये मेनली जीन की डिलीशन की वजह से हो जाती हैं। जब हम लैब में इसको देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होती है लेकिन इसमें प्लेटलेट की डिसफंक्शन हो जाती है। प्लेटलेट अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते और प्लेटलेट की डिसफंक्शन की वजह से ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाती हैं। पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसमें नॉर्मल होता है, क्योंकि ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन को मेजर करता है और वोन वेलबेंट फैक्टर इस एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो इस वजह से इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होती हैं, लेकिन इसमें जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है और ये जो वोन वेलबेंट फैक्टर है वो इस पाथवे को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो एज ए रिजल्ट पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इंक्रीज हो जाती है और कोएगुलेशन डिले हो जाती है। वोन वेलबेंट फैक्टर की एक्टिविटी भी इसमें डिक्रीज हो जाती है। इस डिजीज़ के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम वोन वेलबेंट फैक्टर मल्टीमर की एनालिसिस करते हैं। इसकी जो मैनेजमेंट है वो मेनली ब्लीडिंग पर डिपेंड करती है। अगर ब्लीडिंग मेल्ड है तो हम इसमें डेस्मोप्रेसिन देते हैं। डेस्मोप्रेसिन क्या करते हैं कि एंडोथेलियल सेल से वोन वेलबेंट फैक्टर की रिलीज़ को इंक्रीज कर देते हैं और इसके साथ साथ इसमें हम ट्रेनेक्सेमिक एसिड देते हैं। ट्रेनेक्सेमिक एसिड म्यूकोसल ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। अब अगर ब्लीडिंग सेवियर हो गई है तो हम इसमें वोन वेलबेंट फैक्टर की रिप्लेसमेंट करते हैं। वोन वेलबेंट फैक्टर की रिप्लेसमेंट हम मेनली क्रायोप्रेसिपिटेट से करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट एक ब्लड प्रोडक्ट है जिसको प्लाज्मा से बनाया जाता है। ये मेनली ब्लीडिंग डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और इसके साथ साथ जो सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन की डिफिशियंसी आ जाती है उसमें भी ये यूज़ होता है। एक तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करता है और दूसरा ये सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन की डिफिशियंसी को ट्रीट करता है। ये मेनली फाइब्रोनोजिन, वोन वेलबेंट फैक्टर, फैक्टर 8 और फैक्टर 13 पे मुश्तमिल होता है। दूसरा जो VWF की रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होती है वो है फैक्टर 8 कंसनट्रेट रिच इन वोन वेलबेंट फैक्टर और इसके साथ जो तीसरा इसके लिए यूज़ होता है वो है रिकम्बिनेंट वोन वेलबेंट फैक्टर। अगर टाइप 3 पेशेंट में ब्लीडिंग हो गई है तो ये किसी को भी रिस्पांस शो नहीं करती, सिर्फ ये फैक्टर 8 कंसनट्रेट रिच इन वोन वेलबेंट फैक्टर को रिस्पांस शो करती है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉन वेलबेंड डिजीज़। अब हम हेमोफीलिया ए को डिस्कस करते हैं। हेमोफीलिया ए एक एक्सलेंट रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से या इसकी डिक्रीज एक्टिविटी की वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है। फैक्टर 8 कोएगुलेशन कैस्केड में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि दूसरे फैक्टर के साथ कंबाइन होकर ब्लड की कोएगुलेशन करता है। लेकिन जब इस फैक्टर 8 की डिफिशियंसी आ जाती है तो माइनर इंजरी पे या माइनर ट्रामा पे लार्ज अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाती है। हेमोफीलिया ए मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें कोएगुलेशन फैक्टर की डिफिशियंसी आ जाती है। हेमोफीलिया बी को क्रेस्टमस डिजीज़ कहते हैं जो कि फैक्टर 9 की डिफिशियंसी की वजह से हो जाती है। अब इस हेमोफीलिया ए को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सेवियर डिजीज़, मॉडरेट डिजीज़ एंड माइल्ड डिजीज़। सेवियर डिजीज़ वो कंडीशन है जिसमें नॉर्मल फैक्टर 8 की एक्टिविटी 1% से भी डिक्रीज हो जाती है। मीन्स फैक्टर 8 जो है वो 1% भी अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, तो एज ए रिज़ल्ट माइनर इंजरी पे सेवियर ब्लीडिंग हो जाती है। मॉडरेट डिजीज़ में फैक्टर 8 की एक्टिविटी 2 to 5% ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी होती है। 2 to 5% नॉर्मल एक्टिविटी फैक्टर 8 की प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो मॉडरेट होती है। मेल डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें जो फैक्टर 8 की एक्टिविटी है वो 6 to 50% ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी होती है। 6 to 50% फैक्टर 8 की नॉर्मल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसमें स्मॉल अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाती है। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग ये हैं कि इसमें म्यूकोस मेम्ब्रेन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट में स्पॉन्टेनियस हेमोरेज हो जाता है। जब ट्रामा हो जाता है तो इसकी रिजल्ट में जॉइंट में ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से जॉइंट ब्लड से भर जाता है, तो इस कंडीशन को हेमार्थ्रोसिस कहा जाता है। मसल हेमाटोमा मोस्ट कॉमनली काफ और सोस मसल में ब्लड की एकमुलेशन हो जाती है। क्रेपलिंग अर्थरोपैथी जॉइंट डिजीज़ का एक सेवियर फॉर्म है जिसमें सिग्निफिकेंट पेन होता है, स्टिफनेस होती है और जॉइंट में मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। लैब में जब हम इसको डायग्नोस करते हैं तो इसमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होता है क्योंकि प्लेटलेट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। ब्लीडिंग टाइम भी इसमें नॉर्मल होती है, प्रोथ्रम्बिन टाइम भी इसमें नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें जो सिर्फ पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है वो इंक्रीज हो जाती है। मैनेजमेंट ऑफ हेमोफीलिया ए का जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो इसकी सीवियरिटी की बुनियाद पर करते हैं। अगर मेल्ड केस हैं तो हम इसमें डेस्मोप्रेसिन देते हैं, अगर सेवियर केस हैं तो हम इसमें रिकम्बिनेंट फैक्टर 8 देते हैं, और अगर हेमोफीलिया बी की कंडीशन है तो हम इसमें रिकम्बिनेंट फैक्टर 9 देते हैं क्योंकि इसमें फैक्टर 9 की डिफिशियंसी हो गई होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेमोफीलिया ए। अब हम डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन को डिस्कस करते हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स में वाइड स्प्रेड क्लॉटिंग हो जाती है, लार्ज अमाउंट में क्लॉटिंग हो जाती है डिफरेंट ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से इस ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो जाती है और एज ए रिजल्ट जिस आर्गन को सप्लाई करती हैं उसकी इस्केमिया हो जाती है। अब इसकी मैकेनिज्म ये है कि पहले कोएगुलेशन मैकेनिज्म की मैसिव एक्टिवेशन हो जाती है। कोएगुलेशन मैकेनिज्म की मैसिव एक्टिवेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाती है माइक्रोवास्कुलर में, स्मॉल ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो जाती हैं और एज ए रिज़ल्ट आर्गन की इस्केमिया हो जाती है और माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाती है। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस होती हैं, तो एज ए रिज़ल्ट रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन ब्लड में डिक्रीज हो जाती है जिसको माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। अब यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया इस वजह से अपेयर होते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे क्लॉटिंग हो गई होती है, तो जब इस ब्लड क्लॉट के थ्रू रेड ब्लड सेल्स गुजरती हैं तो इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट वेसल्स की ल्यूमन को डिक्रीज करते हैं और इस डिक्रीज ल्यूमन के थ्रू वो गुजर नहीं सकते, तो जब वो इसके थ्रू गुजरते हैं तो इस रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और फिर माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। DIC एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट DIC वो कंडीशन है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स की कंजम्पशन हो जाती हैं, इसकी यूज़ इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट की डिफिशियंसी आ जाती हैं और एज ए रिज़ल्ट ब्लीडिंग हो जाती हैं। क्रोनिक DIC वो कंडीशन है जिसमें कोएगुलेशन कैस्केड और प्लेटलेट्स की परसिस्टेंट एक्टिवेशन हो जाती है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाती है। तो एक्यूट DIC और क्रोनिक DIC टोटली आपस में अपोजिट हैं क्योंकि एक्यूट DIC में कोएगुलेशन फैक्टर
और प्लेटलेट सी की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती हैं और इस रिजल्ट ब्लीडिंग हो जाती हैं। जबकि क्रोनिक DIC में कोएगुलेशन फैक्टर और प्लेटलेट्स बार बार एक्टिवेट होते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाती हैं। काजेज़ ऑफ DIC की काजेज़ में सबसे जो मोस्ट कॉमन काज है वो है सेप्सिस। ये सेप्सिस जो है वो एसिडिक कोलाई की वजह से भी होती है और नाइसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकती हैं। दूसरा काज है ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं जिसकी वजह से ये DIC अपेयर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लेसेंटल एब्रप्शन है और सेप्टिक एबॉर्शन जो है ये DIC को काज करते हैं। मेलिग्नेंसी फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा पेंक्रियाज, प्रोस्टेट, लंग एंड स्टमक और इसके अलावा एक्यूट प्रोमायोसाइटिक ल्यूकेमिया ये सब DIC को काज करती हैं। मेजर ट्रामा, जब मेजर ट्रामा हो जाए फॉर एग्जांपल अगर क्रश इंजरीज हो जाए या बर्न्स हो जाए या एक्सटेंसिव सर्जरी हो जाए तो इसके रिजल्ट में भी DIC हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स भी एक्यूट DIC और क्रोनिक DIC में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक्यूट DIC में ब्लीडिंग होती है और ये मेनली ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन होती है, मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पे ये होती हैं। और इसके अपोजिट क्रोनिक DIC में थ्रोम्बोसिस होती हैं। थ्रोम्बोसिस जो है ये मेलिग्नेंसी के रिजल्ट में हो जाती हैं। माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोराइटिक एनीमिया इसमें हो सकते हैं और इसके साथ साथ ब्रेन, हार्ट, लंग्स और किडनी में थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाती हैं। थ्रोम्बस की फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली ब्रेन में होती हैं। जब हम लैब में इसकी डायग्नोसिस करते हैं तो हमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज नज़र आता है, ब्लीडिंग टाइम इसमें इंक्रीज हो जाती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसमें इंक्रीज होती हैं, फाइब्रोनोजिन का लेवल इसमें डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट में इसकी यूज़ हो जाती हैं। डी डायमर की कंसनट्रेशन इसमें इंक्रीज हो जाती हैं। डी डायमर एक प्रोटीन फ्रेगमेंट है जो कि ब्लड क्लॉट्स की डिजॉल्विंग के टाइम पे प्रोड्यूस होता है और ये इस डिजीज़ के लिए एक यूज़फुल मार्कर है। FDPS इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। FDPS मीन्स फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम जब इसकी मैनेजमेंट करते हैं तो हम पहले इसकी काज को ट्रीट करते हैं। काज के ट्रीट करने के साथ साथ डिजीज़ खुद ब खुद डिसअपेयर हो जाती है। इसके अलावा जब तक काज ट्रीट नहीं हो पाती उस वक्त तक हम इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट को फंक्शनल क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट को हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक ब्लड प्रोडक्ट है जो कि डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन भी इसमें करा सकते हैं और इसके साथ साथ अगर सेवियर सेप्सिस हो गई है तो हम एक्टिवेटेड प्रोटीन C को यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।